डियर स्टूडेंट्स, आज हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। तो इसकी जो एक डेफिनेशन दी जाती है वो ये है कि किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आवश्यक ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है या आइसोलेट किया जाता है, ये इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश का होता है और नाभिकीय आकर्षण बल से सबसे वीकली अट्रैक्ट रहता है या दुर्बल आकर्षण बल से बंधा हुआ रहता है। इस इलेक्ट्रॉन को हम मानते हैं कि नाभिकीय आकर्षण बल से अनंत दूरी तक इसको ले जाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसको हम आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब हम बात करें कि जो आयनन ऊर्जा प्रोवाइड करवाने के बाद किस प्रकार की चेंजिंग आती है एटम में। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो ए है एटम, उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करवाएं तो उसके द्वारा एक कैटायन फॉर्म होता है A+ और इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। जनरली हम बात करें इसकी यूनिट की, तो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एक एनर्जी टर्म है और इसकी यूनिट होती है किलो जूल प्रति मोल या किलो कैलोरी प्रति मोल। अब हम बात करें कि जो एक एटम से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उसके बाद में कैटायन बनता है और उस कैटायन से यदि हम आगे एक इलेक्ट्रॉन और निकालें तो उसको हम बोलेंगे द्वितीय आयनन ऊर्जा। और इस प्रकार जो नया कैटायन फॉर्म हुआ है, इससे यदि हम एक इलेक्ट्रॉन और निकालें तो इसको बोलेंगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ए एटम है, इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा प्रयुक्त हुई है उसको बोलेंगे प्रथम आयनन ऊर्जा। और यहाँ पर जो कैटायन फॉर्म हुआ है A+, इसे यदि हम एक इलेक्ट्रॉन और निकालें तो यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की जो आवश्यक ऊर्जा है उसको बोलेंगे I2। और यहाँ पर एक नया कैटायन बनेगा जिस पे 2+ चार्ज होगा और इस कैटायन से फर्दर यदि हम एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहें तो यहाँ पर रिक्वायर्ड जो एनर्जी होगी उसको बोलेंगे I3। ये I3 है, गलती से मिसप्रिंट है। और यहाँ पर जो नया कैटायन फॉर्म होगा, जनरेट होगा, उसको बोलेंगे I3+। अब हम बात करें कि जो सक्सेसिव मैनर में जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है I1, I2, I3, I4, I5, I6, इनको यदि हम कंपेयर करें किसी पर्टिकुलर एक एटम के लिए, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते चले जाते हैं वैसे वैसे बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा है वो बढ़ती चली जाती है। और इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर नाभिकीय आकर्षण बल है वो अधिक फोर्सफुली काम करता है, अट्रैक्शन फोर्स। और हम इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनके कंपैरिजन में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो अधिक प्रभावी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखता है, अट्रैक्शन फोर्स से बांधे हुए रखता है। तो इस केस में हम इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो ऊर्जा हमें रिक्वायर्ड होगी वो ज़्यादा होगी। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में जो डिफरेंट एटम्स हैं इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जीज है डिफरेंट, उनको कंपेयर किया गया है। तो सोडियम के केस में हम बात करें कि सोडियम जो एक जनरली सॉलिड फॉर्म में होता है, तो इसको सबसे पहले हम गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसको एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। और इस एनर्जी के कारण जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव होता है, आइसोलेट होता है। तो यहाँ पर हम जो एनर्जी देख रहे हैं I1 के लिए जो एनर्जी है और यहाँ पर ये I2 के लिए एनर्जी है, I2 की वैल्यू है, और ये I3 की वैल्यू है, ये I4 की वैल्यू है। तो ये जो एनर्जी वैल्यूज़ हैं ये
सक्सेसिव मैनर में बढ़ती है। फर्दर हम बात करें कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, और इन कारक फैक्टर्स के बेसिस पे हम जो पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड होता है, आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड होता है, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की, नाभिकीय आवेश की। तो हम जानते हैं कि नाभिकीय आवेश जितना ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही अधिक प्रबल आकर्षण बल से बांध कर रखेगा। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स को हटाने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की जरूरत होगी। तो हम कह सकते हैं कि नाभिकीय आकर्षण बल जितना ज़्यादा होगा या नाभिकीय आवेश जितना ज़्यादा होगा उतना ही जो आयनन ऊर्जा का मान है वो ज़्यादा होगा। आयनन ऊर्जा का मान नाभिकीय आवेश के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल में बताया गया है कि जो 3 स्पीशीज ली गई है, एक सोडियम, एक मैग्नीशियम और एक सोडियम प्लस। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है तीनों स्पीशीज का वो अलग अलग है। सबसे कम सोडियम का है, उसके बाद में मैग्नीशियम का है और सबसे ज़्यादा है वो सोडियम कैटायन का है। तो हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिमूवल के लिए रिक्वायर्ड होगी, मीन्स आयनन ऊर्जा का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर सबसे कम होगा सोडियम का आयनन ऊर्जा मान, उसके बाद में मैग्नीशियम का, और सबसे ज़्यादा होगा सोडियम कैटायन के लिए। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट फैक्टर की, तो ये है एटॉमिक साइज। और हम एटॉमिक साइज के आधार पर यदि हम बताएं कि आयनाइजेशन एनर्जी किस प्रकार से चेंज होती है, तो हम जानते हैं कि परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा तो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन नाभिक से उतना ही ज़्यादा दूर होगा। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के आकर्षण बल है वो कम काम करेगा, और जो दुर्बल आकर्षण बल से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको निकालना या आइसोलेट करना उतना ही आसान होता है। मतलब उनके लिए ऊर्जा की कम मात्रा की आवश्यकता रहती है। तो हम कह सकते हैं कि जो एटॉमिक साइज जो बढ़ती है तो आयनन ऊर्जा का मान घटता है। हम किसी एक ही ग्रुप के डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करें, तो लिथियम हम जानते हैं कि जो फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है, और इसके ठीक नीचे वाला जो एलिमेंट है वो सोडियम है। तो इन दोनों की यदि हम कंपेयर करें तो हम जानते हैं कि जो एक ग्रुप में या एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमाणु के आकार में वृद्धि होती है, और हम जानते हैं कि परमाणु का आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान कम होता चला जाता है। तो लिथियम की जो साइज है वो छोटी है, तो इसके लिए जो आयनन ऊर्जा का मान है वो सोडियम की तुलना में अधिक होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट फैक्टर की बात करें, तो ये शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। शिल्डिंग इफेक्ट के बारे में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि शिल्डिंग इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें भीतर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को नाभिकीय आकर्षण बल से बचाए रखने का काम करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो और ये इस प्रोटेक्शन में भीतर के इलेक्ट्रॉन है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की ओर धकेलते हैं। रिपल्शन फोर्स इनके बीच में काम करता है। तो जो प्रतिकर्षण बल काम करता है इसके कारण जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो और ज़्यादा बाहर चले जाते हैं, मतलब नाभिकीय आकर्षण बल से दूर चले जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शिल्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा आयनन ऊर्जा का मान उतना ही कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें टेंडेंसी होती है नाभिक के निकट पहुंचने की, उसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। और ये डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए ये टेंडेंसी डिफरेंट होती है। यदि हम डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि जो एस एटॉमिक ऑर्बिटल है उसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद में पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की होती है,
उसके बाद में डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की होती है और उसके बाद में एफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की पेनिट्रेशन पावर होती है। तो इस पेनिट्रेशन पावर का रिजल्ट क्या होता है कि जब यदि हम कंपेयर करें, मान लीजिए कि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और एस ऑर्बिटल की जो पेनिट्रेशन पावर है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब ये नाभिक के अधिक निकट जाने की कोशिश करेगा और नाभिक के जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकट होगा उस पर नाभिक के आकर्षण बल उतना ही ज़्यादा काम करता है। तो इस प्रकार के एटॉमिक ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन कोई एस ऑर्बिटल का है तो उसके लिए आयनन ऊर्जा का मान P के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा और P में है तो D के कंपैरिजन में P वाले का ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा ये क्लियर किया गया है, जिसमें थर्ड ए ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है बोरोन और सेकंड ए का जो एलिमेंट है बेरिलियम, इनको कंपेयर किया गया है। अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो बोरोन का होता है 1s2 2s2 2p1, मतलब अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो p एटॉमिक ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर रहा है। जबकि बेरिलियम का हम देखें तो ये होता है 1s2 2s2, इसका जो इलेक्ट्रॉन है अंतिम इलेक्ट्रॉन वो s एटॉमिक ऑर्बिटल में है और हम जानते हैं कि जो पेनिट्रेशन पावर है वो s ऑर्बिटल का p के कंपैरिजन में अधिक होता है। तो s में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, मतलब आयनन ऊर्जा का मान बेरिलियम के लिए अधिक होगा और बोरोन के लिए कम होता है। इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ फैक्टर की, जो कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, विन्यास होते हैं। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में आबो प्रिंसिपल के अंतर्गत ये पढ़ा था कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो इनकम्प्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में अधिक स्टेबल होते हैं और उसका रीज़न ये होता है कि इनमें जो एक्सचेंज एनर्जी है उसकी मात्रा या एक्सचेंज एनर्जी है वो अधिक होती है और इस प्रकार की जो विन्यास वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये इनमें एक सिमेट्री पाई जाती है और इनकी अधिक स्टेबिलिटी के कारण यदि इस प्रकार के विन्यास वाले कोई एलिमेंट को हम कंपेयर करें किसी इनकम्प्लीट फील्ड या इनकम्प्लीट कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स हैं तो इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण इन ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन निकालना अधिक कठिन होता है। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसकी मात्रा ज़्यादा होगी, तो हम कह सकते हैं कि आयनन ऊर्जा के मान ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो जो नाइट्रोजन तत्व है इसकी आयनन ऊर्जा और ऑक्सीजन एलिमेंट की आयनन ऊर्जा को हम कंपेयर करें तो नाइट्रोजन का जो विन्यास है वो हाफ फील्ड होता है और इसका हाफ फील्ड या फुल फील्ड नहीं होता। तो हाफ फील्ड विन्यास के कारण यहाँ पर जो आयनन ऊर्जा का मान है नाइट्रोजन के केस में वो ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होता है। फर्दर हम बात करें कि जो आयनन ऊर्जा के निर्धारण के जो मेथड्स हैं तो यहाँ पर जो पहला मेथड है वो है स्पेक्ट्रल स्टडीज़। जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स होती हैं उनके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि जो आयनन ऊर्जा है उसकी वैल्यू क्या है। जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है तो वो अपने जो कोर्स है, जो उसकी जो ग्राउंड स्टेट है, उससे वो एक्साइट होकर इन्फिनिटी तक जाता है। तो इस प्रोसेस में हम जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं उनके द्वारा जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसमें जो एनर्जी ऑब्जर्व की जाती है वो एक लाइन स्पेक्ट्रम के रूप में हमें प्राप्त होती है और इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी का अवशोषण किया गया है, मीन्स इसकी आयनन ऊर्जा है वो ये है। सेकंड है वो है थ्योरेटिकल मेथड और बोर के कंसेप्ट के आधार पर हम बात करें तो यहाँ पर जो अवशोषित ऊर्जा है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यू बार इज इक्वल टू आर, आर यहाँ पर रिडबर्ग्स कांस्टेंट है, इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं, ये वेव नंबर है न्यू बार, ये रिडबर्ग्स कांस्टेंट है जो कि
एटम टू एटम वेरी करता है। और N1 यहाँ पर वो कोष है जिसमें से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित कर रहा है या जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और जो N2 है ये वो कोष है जिसमें इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर पहुंचता है। तो हम कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन में बात करें तो हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम अनंत दूरी तक ले जाते हैं। तो N2 को हम यहाँ पर इन्फिनिटी मानते हैं, तो ये पूरा का पूरा कंपोनेंट है ये 0 हो जाएगा। और N1 का पर्टिकुलर कुछ मान होगा। यदि हम हाइड्रोजन के केस में बात करें तो N1 का मान 1 होता है। और रेडबर्ग्स कांस्टेंट की बात करें तो इसका मान होता है 109,740 सेंटीमीटर इनवर्स। और हम यदि हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करें तो N1 का मान 1 है, N2 हम जानते हैं सबके लिए इन्फिनिटी होगा। तो न्यू बार इज इक्वल टू R और R की वैल्यू होती है 109,740 सेंटीमीटर इनवर्स। और इसको हम यदि किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करें तो ये होगा 1312 किलो जूल पर मोल। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।